ओके बच्चों, चलो अपना मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी तक अपन बेसिक्स, क्लासिफिकेशंस, मैट्रिक्स और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखा, और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने अभी तक दो चीज़ों को डिस्कस किया है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स कब और कैसे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद देखा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेज उसमें होगा। उसके बेस पर अपन ने कुछ प्रॉब्लम भी किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, सो आज है अपना जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में नेक्स्ट टर्म है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो जैसे एडिशंस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट थी, क्या थी कि दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो बेटे, सेम हो, तभी उस केस में हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऑन द सेम लाइन अगर मुझे किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कुछ न कुछ उसका एक रिक्वायरमेंट होगा। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या हमेशा कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना, कब नहीं होगा। अगर होगा तो उसमें क्या, दोनों में चीज़ों में क्या उसके ऑर्डर्स होना चाहिए, क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, बराबर। तो जैसे मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, और अपने को फाइंड आउट करना है AB। AB का मतलब A इंटू B, मतलब A एक मैट्रिक्स है और B भी एक मैट्रिक्स है। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को बताना है। तो मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, उससे पहले अपने को जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है या नहीं, ये भी तो चेक करना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले ये चेक करेंगे कि ए बी डिफाइंड है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो ऑलरेडी मैं इधर लिख दिया हूँ लैंग्वेज में, आप बस लैंग्वेज एक बार नोट डाउन कर लेना, पहले समझो कि क्या है। जैसे मान लो ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, b का ऑर्डर p क्रॉस q है। अब तुमको देखना है कि ए बी डिफाइंड है या नहीं। ए बी क्या बता रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b को बता रहा है, बराबर है। तो बस आपको क्या करना है, देखो a का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, और b का ऑर्डर क्या है p क्रॉस q। तो अगर ये n और p आपस में इक्वल हो गया, ध्यान से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये n और p आपस में इक्वल हो गया तभी AB क्या होगा बेटे, डिफाइंड। अगर ये n और p आपस में इक्वल नहीं है तो कभी भी AB डिफाइंड नहीं होगा। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या है, मतलब क्या बता रहे हो। तो बेसिकली क्या है बेटे, मैं बता रहा हूं कि A और B का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब A में जितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, ध्यान से सुनना, A में जितने नंबर्स ऑफ कॉलम है उतने ही नंबर्स ऑफ रोज B में होने चाहिए। तो यहां पर A का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n है, और B का नंबर ऑफ रोज क्या है, p है। ये तो आपको पता है ना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो m क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज को, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो सिमिलरली यहाँ पर मैंने ये p और q है तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज को, ये किसको बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इसका मतलब n और p आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर मुझे AB डिफाइन करना है या AB पॉसिबल होगा तभी होगा जब A का नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए। तो उसी चीज को मैं ऐसे इंग्लिश में लिख दिया हूं, देखो if matrix A has order m cross n and matrix B has order p cross p q, then for AB, है ना, then for AB to be defined, AB defined होगा उसके लिए n बराबर p होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। n क्या है, A का नंबर ऑफ कॉलम्स, p क्या है, B मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, बराबर है। और अगर डिफाइंड हुआ, फिर उसने ये भी बोला कि अगर ए बी डिफाइंड हुआ
तो देखो ए का ऑर्डर तुमने क्या लिया था m क्रॉस n, b का ऑर्डर क्या लिया p क्रॉस q। तो ये डिफाइन कब होगा जब n बराबर p हो। ये बीच वाला दो टर्म ऐसे कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लिया करो दोनों का ऑर्डर। अगर ये दोनों बीच वाले नंबर्स इक्वल है तो ए भी डिफाइंड है, नहीं तो नहीं। मतलब ऐसे शॉर्ट ट्रिक इसको समझ सकते हो। दूसरा, अगर डिफाइंड होगा तो जो बच गए ना वही ऑर्डर होगा। मान लो ए बी को मल्टीप्लाई किया, एक नया मैट्रिक्स सी मिला, तो जो सी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा m क्रॉस q होगा। तो अगर ए बी डिफाइंड है और ए का ऑर्डर m क्रॉस n, b का ऑर्डर p क्रॉस q, तो उस केस में जो नया ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हो वो नेक्स्ट वी विल कम टू दैट। अभी तो पहले ये समझो रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मैं इस पर टाइम ले रहा हूँ। द रीजन इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं, रिक्वायरमेंट को देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं होगा, है कि नहीं। उसके लिए ये सब चीजों को आपको कंसीडर करना है। तो क्या बोला कि अगर ए बी डिफाइंड है तो उस केस में जो नया मैट्रिक्स सी आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा m, जो बच गया। मतलब कि अगर मैं बोलूँ ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है, और बी का ऑर्डर मैं ले लिया 2 क्रॉस 4 बराबर है, तो मैं पूछूं क्या ए बी डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड होगा बिकॉज ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है। मतलब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसलिए ए बी डिफाइंड है। चलो भाई ए बी डिफाइंड है, ठीक है। अब जो नया मैट्रिक्स सी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3 क्रॉस 4 होगा जो बच गया। अब क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, तो ये था फर्स्ट पॉइंट अपना, है ना। सिमिलरली अच्छा ऐसा कहीं भी नहीं, वैसे मैं एडिशन के समय भी बताया था कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जनरली, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होते। मतलब इन जनरल, है ना, कुछ केसों में वो डिपेंड करता है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल क्या होता है बेटे, इक्वल नहीं होते। मतलब क्या है कि ए बी, है ना, बी ए के इक्वल जनरली नहीं होता। तो मतलब अगर कहीं भी ए बी डिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए डिफाइंड होगा। कैसे देखो, अभी अपन ने क्या लिया था, ए का ऑर्डर लिया था 3 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर क्या लिया था 2 क्रॉस 4। तो मैं बोलूं इस केस में ए बी डिफाइंड है क्या, तो तुम बोलोगे सर ए बी डिफाइंड है या नहीं वो इससे डिसाइड होगा। तो ये दोनों इक्वल है तो ए बी डिफाइंड है, ए बी इज डिफाइंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर मैं इसी मैट्रिक्स के लिए मैं बोलूं बी ए क्या डिफाइंड है ना। अच्छा ये भूल जाओ कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक नॉर्मल नंबर्स अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन की नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर्स मल्टीप्लिकेशन जैसे 3 into 2 6 होता है, तो 2 into 3 भी 6 हो जाएगा। हाँ, तो वो उधर होता है, इधर नहीं होता, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। मतलब a into b अगर कुछ c आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं b into a c भी आएगा। हो सकता है a into b डिफाइंड हो, b into a डिफाइंड ही नहीं हो, पहला चीज तो है। दूसरा चीज अगर डिफाइंड हो भी जाए तो कोई जरूरी नहीं इक्वल ही होगा, है ना। वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दैट, तब आपको क्लियर भी होगा। अभी के लिए इतना समझो कि ए बी इतना आ गया तो ए बी डिफाइंड है। अब मैं बोलूं कि बी ए डिफाइंड है या नहीं, तो बी ए कैसे चेक करेंगे। बी का ऑर्डर क्या था बेटे 2 क्रॉस 4 लिख लिया, ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 लिख लिया। अब यहां तो ये दोनों नंबर तो इक्वल है ही नहीं, मतलब b का नंबर ऑफ कॉलम्स a के नंबर ऑफ रोज के इक्वल तो है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि b a तो यहां डिफाइंड ही नहीं है, जबकि a b डिफाइंड है। तो ये मिसकंसेप्शन अब तुम्हारा दूर होगा क्या, कि अगर a b डिफाइंड है किसी दो मैट्रिक्स के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, देयर इज नो नीड टू कि b a भी डिफाइंड ही होगा, बराबर है। दूसरा कि जैसे मान लो मैंने a का ऑर्डर लिया, मान लो कुछ भी ले लो 3 क्रॉस 4 ले लिया, है ना, और b का ऑर्डर ले लिया 4 क्रॉस 3, ठीक है। तो मैं अब तुमसे पूछूं कि क्या a b डिफाइंड है, तो है, क्योंकि 4 इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के, तो डिफाइंड है। फिर मैं b a लिया, b का ऑर्डर क्या था बेटे 4 क्रॉस 3 और a का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4। फिर मैं पूछूं क्या यहाँ बी ए डिफाइंड है, तो है।
तो यहां पर ए बी भी डिफाइंड हो गया और बी ए भी डिफाइंड हो गया, बराबर है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि डिफाइंड अगर हो भी गया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा ही, इन जनरल इक्वल नहीं होते। तो या ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको समझ में आया है नहीं आया? बोलो क्या कि अगर ए बी डिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं बी ए डिफाइंड होगा, पहला चीज। अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है भी तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स ही देगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? इसी सारी चीज को मैं इधर नोट डाउन कर दिया हूं, आप एक बार इसको मैं पढ़ के बता भी देता हूं आपको। दूसरा पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा बोला फॉर बी ए टू बी डिफाइंड Q बराबर M होना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि बी ए निकाल रहे हो तो बी ए निकाल रहे हो, बी का ऑर्डर क्या लिया है तुमने? P क्रॉस Q लिया है, तो P क्रॉस Q। A का ऑर्डर क्या लिया है तुमने? M क्रॉस M। अब ये डिफाइन कब होगा? जब Q बराबर M, तो वही लिखा। एंड इफ डिफाइंड ऑर्डर ऑफ बी ए, अगर डिफाइंड है तो ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी P क्रॉस M। हाँ, तो अगर डिफाइंड है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? P क्रॉस M हो जाएगा, बराबर है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, देखो वही चीज जो अभी डिस्कस किया कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज M क्रॉस N। मतलब ए का ऑर्डर अगर तुमने M क्रॉस N लिया, देन ऑर्डर ऑफ बी मस्ट बी M क्रॉस N, तभी डिफाइंड होगा ए बी और बी। जैसे देख लो यहाँ पे ए का ऑर्डर मैंने 3 क्रॉस 4 लिया, तो बी का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 लिया, तभी ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हुआ। ये तभी पॉसिबल है, बराबर है। ये तो हो गया अपना बेसिक 3 पॉइंट। दूसरा, अब जैसे कभी कभी ये भी सिचुएशंस आ जाता है ना, कि एक मैट्रिक्स ए है ना, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब मुझे ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटे? ए इंटू ए, मतलब उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू ए हो गया। अब मान लो ए का ऑर्डर तो 3 क्रॉस 2 है, तो क्या ये ए स्क्वायर यहाँ पर पॉसिबल होगा? तो तुम बोलोगे नहीं है पॉसिबल सर। मतलब क्या है कि अगर मैं ए को 3 क्रॉस 2 रखूं, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, मतलब क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में ए स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अब इसी केस में मैंने मान लिया ए को 3 क्रॉस 3, तो अब मैं बोलूं ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ए इंटू ए। फिर मैं बोलूं कि ये जो ए इंटू ए आया, तो ए का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 3। अब मैं बोलूं क्या ये डिफाइंड है? तो है। मतलब क्या समझा इस दोनों से? कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर, क्यूब, मतलब ए मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर या ए क्यूब या कितना भी पावर तुमको निकालना है, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो किसी भी हालत में आप उसका स्क्वायर क्यूब नहीं फाइंड आउट कर सकते, मतलब डिफाइंड ही नहीं होगा। देख लो ना यहाँ से, अगर मैं ए को 3 क्रॉस 2 रखूं, मतलब वेक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिया, तो ए स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 लिया, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स रखा, तो सीधा ए स्क्वायर डिफाइंड हो गया, ए क्यूब भी डिफाइंड हो गया। मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए4, ए5 जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तुम कुछ भी रख लो, उस मैट्रिक्स का सब डिफाइंड होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसी चीज को अपन लिख दिया कि फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड इट हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटे? तो इतने सारे चीजों को आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, लेक्चर को पॉज करके, है कि नहीं? फिर अपन इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, टर्मिनोलॉजी है, उसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो क्या है बेटे? सबसे पहले अच्छा, बिफोर गोइंग टू इंपॉर्टेंट नोट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक बार आप क्वेश्चन से राइज होगा तुम्हारे दिमाग में कि सर ये सारी चीजें तो आपने बता दिया कि कब मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कब नहीं पॉसिबल है, बराबर है, लेकिन करना कैसे ये भी तो बताओ, है ना? तो अब कैसे करना? जैसे एडिशंस में कैसे किया था? एडिशंस कब वैलिड था? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। फिर उसके बाद क्या बोला था कि
अगर वैलिड है एडिशन उसके बाद, मतलब एडिशन डिफाइंड है तो उसके बाद मैट्रिक्स का एडिशन करना कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था अपन ने। तो ऑन द सेम लाइंस कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी कैसे करना है। वैसे बुक्स वगैरह में देखोगे तो काफी लैंग्वेज लिखा होता है कैसे करते हैं। आप बस सिंपल सा लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल लेकर समझ जाओगे। ध्यान से देखो क्या है कि मान लिया कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया A जिसका ऑर्डर है ना, चलो एक नॉर्मल लेता हूँ, ऑर्डर मतलब स्क्वायर नहीं रखता हूँ। मान लिया A मैट्रिक्स है -1 2 3 है ना, 1 4 माइनस कर दो, तो कितने ऑर्डर का हो गया, 2 रो है और 2 क्रॉस 3। फिर एक मैट्रिक्स B लिया। अब मुझे AB को डिफाइन रखना है, मतलब मुझे AB फाइंड आउट करना है। तो अगर A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो B का एक चीज तो फिक्स हो गया, क्या कि B में तुम्हारा क्या नंबर ऑफ रोज B का फिक्स हो जाएगा। अगर A का 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है मतलब इसका कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इसका नंबर ऑफ रोज 3 तो होना ही चाहिए। चलो 1 0 -1 2 4 5 6 -2 3, B को ले लिया 3 क्रॉस 3। अब मुझे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताना है, मतलब मुझे AB बताना है। ध्यान से देखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक एग्जांपल से ही आप उसके बाद दुनिया को भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। समझो क्या करना है, AB निकालना है। आप दोनों मैट्रिक्स को लिख लो, क्या है -1 2 3 1 4, ये A हो गया। इनटू में क्या आ गया B क्या 1 0 -1 2 4 5 6 -2 3, ये B हो गया। यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि A का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3, B का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब डिफाइंड है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, A भी डिफाइंड है। अब डिफाइंड है तो करना कैसे उसको सीखते हैं। करते क्या बेटे, ध्यान से समझो कि जैसे मैं तुमको डिटरमिनेंट में बताया था कि डिटरमिनेंट कोई भी 2 डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट निकालना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगर उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ही रखना था तो मैंने वहां पर एक कंसेप्ट बताया था क्या, उसको रो वाइज, रो कॉलम वाइज, कॉलम रो वाइज या फिर कॉलम, मतलब चारों में से कोई भी तरीके से आप डिटरमिनेंट में कर सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं, मैट्रिक्स में फिक्स है रो टू कॉलम ही जाना, रो टू कॉलम ही जाना है, इसीलिए इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए बी का ऑर्डर इस टाइप से ही होना चाहिए ताकि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम ही करते हैं। रो टू कॉलम का मतलब क्या है कि अगर ए बी निकालना है तो आपको ए का रो लेना होगा और बी का कॉलम। ध्यान तो समझ रहा है, मतलब ए का रो उठाओ बी का कॉलम, फिर ए का रो उठाओ बी का कॉलम, फिर ए का रो उठाओ बी का कॉलम। करना क्या है, रो उठाओ कॉलम, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। मतलब क्या है समझो, जो ए बी मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा पहले तो ये बताओ। ये 2 क्रॉस 3 ये 3 क्रॉस 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो बच क्या गया 2 क्रॉस 3। मतलब ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या, 2 रो 3 कॉलम होगा। तो ये मैंने मान लिया ए बी है 2 क्रॉस 3, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आया ना कैसे आया ए बी का ऑर्डर, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो ये दोनों इक्वल है मतलब डिफाइंड है। तो ये जो बच गया वही ए बी का ऑर्डर होता है। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मतलब 2 रो 3 कॉलम, तो ये रो 1 ये रो 2 मान लिया। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे 6 एलिमेंट्स होंगे। अब ये जो एलिमेंट्स है ये किस पोजीशन पर है, तो रो 1 कॉलम 1 पर है। तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये एलिमेंट क्या होगा
उसको लिखने के लिए मुझे ये जिस पोजीशन पर है ना उसी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। देखो अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए मतलब रो 1 कॉलम 1, तो रो तुमको कौन देगा, जो पहला मैट्रिक्स है, और कॉलम कौन देगा, जो दूसरा मैट्रिक्स है। ए बी लिखा हुआ है ना तो उसको कोई इंटरचेंज नहीं करना है, मतलब उसको बी नहीं लिखने का, पूरा गलत हो जाएगा। ए बी है तो ए बी ही रहने दो। अब तुमको क्या चाहिए, रो 1 कॉलम 1 का, तो मैंने क्या बोला कि रो 2 कॉलम जाना है, तो जो पहला मैट्रिक्स होगा वो रो बताएगा, दूसरा कॉलम। तो अगर तुमको रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट लिखना है तो इसका मतलब ये हो गया कि रो 1 कॉलम 1, तो रो यहाँ से रो 1 इसका उठाएंगे और कॉलम 1 इसका उठाएंगे, तो ये रो 1 हो गया है कि नहीं। यहाँ देखो ये रो 1 हो गया, यहाँ से रो 1 ले लिया। अब यहाँ से मैं कॉलम 1 लूंगा, ठीक है। अब इस दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर कर ऐड करूंगा, बराबर। मतलब कैसे करना है सीखो। -1 को 1 से करो, -1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 6, तो क्या आ जाएगा -1 × 1। चलो मैं एक बार करता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको, देखो -1 × 1 है ना, फिर 2 को 2 प्लस के साथ हमेशा सबको ऐड करना, तो 2 2 से होगा, प्लस 3 किससे होगा, 6 से। ये ध्यान देना है, जो पहला पोजीशन पे वो पहले पोजीशन से होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से रो 1 लिया, यहाँ से कॉलम लिया, हमेशा यहाँ से रो और कॉलम लेना है। उस रो कॉलम में तुमने यहाँ से रो 1 लिया, यहाँ से कॉलम 1, तो रो 1 कॉलम 1, मतलब ए बी का वो एलिमेंट जो रो 1 कॉलम 1 पोजीशन पे है वो इस दोनों से आ जाएगा। क्या करने का, -1 × 1, 2 × 2, 3 × 6। इसको सबको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, -1 + 4 + 18, अच्छा भाई मतलब 21, मतलब यहाँ पर जो होगा एलिमेंट वो 21। क्लियर। अब जैसे किसी बच्चा को ये चाहिए, ये पोजीशंस का एलिमेंट, ये कौन सा पोजीशन, रो 2 है, तो रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2, तो रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट चाहिए, तो रो 2 चाहिए, तो रो कौन देगा तुमको, मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स के पास गया और फिर इसमें देखा रो 2 कौन है, तो ये है कि नहीं, ये रो 2 हो गया, तो यहां से मैं रो 2 लूंगा, यहां से मैंने रो 2 ले लिया, ऑलराइट। फिर मुझे क्या चाहिए, कॉलम 2, तो कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ, तो यहां से कॉलम 2 लिया। अब इस दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट आ जाएगा, रो 2 को कॉलम 2 से, तो रो 2 कॉलम 2 बनेगा। मल्टीप्लाई फिर से वैसे ही, पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, तो 1 × 0, माइंड में करो, 1 × 0 0, 4 × 4 16, और 2 × -2 -4, तो 16 और -4 कितना हो गया, 16 और -4 12, तो यहाँ पर आ गया 2। क्या समझ में आया, मतलब क्या करना है आपको, हमेशा ऐसे ही करना है मैट्रिक्स, मतलब ए बी निकालना है, ए लिखा बी लिख दिया। देख सबसे पहले देख लेंगे ए बी डिफाइंड है या नहीं, अगर ए बी डिफाइंड है तो ऐसे लिख दो दोनों मैट्रिक्स को। करना कैसे है, यहाँ से रो 1 उठाओ, कॉलम 1, फिर रो 2, सो अगर तुम चाहो सबका एक साथ लिखना चाहो, मतलब इसके बाद ये इसके बाद ये, तो ऐसे भी लिख सकते हो, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, एक बार लिख देता हूँ। अब जैसे ये एलिमेंट चाहिए, तो ये कौन से पोजीशन पर है, रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2, मतलब इसको अब इससे कर दो, तो क्या आ जाएगा, -1 × 0 0, 2 × 4 8, 3 × -2 -6, कितना हो गया 2, मतलब यहाँ 2 होगा। फिर देखो अब ये एलिमेंट चाहिए, ये कौन से पोजीशन पर है, रो 1 कॉलम 3 है ना, तो रो 1 यहाँ से, कॉलम 3 यहाँ से, मतलब इसके साथ करूँगा इसको, तो क्या आ जाएगा, -1 × -1 1, 2 × 5 10, 3 × 3 9, कितने हो गए 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर जैसे ये लिखना, चलो मैं सारा लिख ही देता हूँ, ये पोजीशन। अब देखो ये क्या है, अब वैसे भी तुमको मान लो कि पहले पोजीशन देखो फिर एलिमेंट यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखो, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। मतलब तुम क्या करो, तुम तो सिंपली दोनों को लिख दिया, ए बी चाहिए तुमको, तो सीधा रो 1 उठाओ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो रो 1 कॉलम 1, रो 1
लिखना ऐसे ही है, बराबर है। फिर रो 2 उठाओ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो रो 1 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3। तो रो 2 उठाया, इसको इससे किया, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 6 12, कितने हो गए 21 यहाँ। फिर रो 2 कॉलम 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर या लास्ट रो 2 कॉलम 3, तो इसको अब इससे करो, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू -1 4 इंटू 5 20 और 2 इंटू 3 6, कितने हो गए 26 -1 25, तो 25। ये आपका ए बी आ गया। क्या चीजें क्लियर हुई बोलो, समझ में आया? तो ऐसे करके हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अब इस केस में कोई तुमसे पूछे कि बी ए बताओ, तो बी ए ये नहीं होगा, फिर बोल रहा हूं ए बी और बी, जैसे यहाँ देखो बी ए डिफाइंड है, पहले चेक करो। तो बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर क्या है 2, तो बी ए क्या डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ तो बी ए डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर कोई तुमसे इस केस में पूछे बी ए, तो सीधा लिखो नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। क्लियर हुआ क्या, बोलो? ऑलराइट, तो बेटे ये था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरा करते कैसे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, उसको सीखा। अभी इसमें और प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है ना? उससे पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज बोलो, जो भी बोलना, ठीक है? तो अपन नोट्स करके लिखेंगे नोट्स, ठीक है? क्या है इसके नोट्स इंपॉर्टेंट? नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 ये बोलता है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, है ना? क्या कि इन जनरल, लिख लेंगे सारे बच्चे, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल इक्वल नहीं होता है, बराबर है? और अगर मान लो कि ये इक्वल है, हो भी सकता है। दूसरा लिखो कि इफ, दूसरा का फर्स्ट पार्ट, इफ ए बी बराबर बी ए, then matrix A and B are देखो, if A B बराबर B, then matrix A and B are commute, ठीक है ना? मतलब A और B अगर कम्यूट कर रहा है, कम्यूट करने का मतलब क्या होगा, जैसे ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, A B बराबर B अगर होता है, तो उस केस में A और B को क्या बोलेंगे, ये दोनों कम्यूट कर रहा है। दूसरा कि अगर जैसे टर्म है, ध्यान रखना, इफ A B बराबर माइनस बी ए, देन A and B आर एंटी कम्यूट। फिर उस केस में क्या बोलेंगे, अगर माइनस बी है तो एंटी कम्यूट, ठीक है? अब क्वेश्चन से राइज होता है कि क्या सर ए बी बराबर बी ए कभी हो सकता है? तो हो सकता है बेटे, क्यों नहीं हो सकता? अब इसमें दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि सर सबसे पहला चीज कि ए बी, देखो अभी जो मैं डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग देखा तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड कब होता है? अभी जो अभी पॉइंट लिखाया था उसमें थर्ड पॉइंट था कि ए बी और बी ए तभी डिफाइंड होगा यदि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो b का ऑर्डर n क्रॉस m होना चाहिए, तभी ए बी और बी ए डिफाइंड होगा, बराबर? तो पहला चीज तो ये हो गया कि ए बी और बी ए डिफाइंड है। उसमें भी कि ए बी और बी ए डिफाइंड तो है और दोनों इक्वल भी होना चाहिए। तो
तो अब मैं सोचा यार कि ए बी और बी ए डिफाइंड है, मतलब ए का ऑर्डर m क्रॉस n तो बी का ऑर्डर n क्रॉस m न लूंगा तो ए बी और बी ए डिफाइंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इक्वल भी होना चाहिए, मतलब जितना ए बी आए उतना ही बी ए होना चाहिए। अब देखो इसी केस में बोलो ए बी क्या आएगा, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस m आ जाएगा यार, है ना, क्योंकि ये दोनों चीज बचा। फिर मैं बोलूं बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो वो m क्रॉस n आ जाएगा। अब मैं सोचा यार ए बी और बी ए तो डिफाइंड है, लेकिन ए बी का ऑर्डर m क्रॉस m आ रहा है, बी ए का ऑर्डर n क्रॉस n आ रहा है, तो कभी ये दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं, क्योंकि दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी याद करो लेक्चर नंबर 1, तभी इक्वल होते हैं दो मैट्रिक्स जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो m क्रॉस m इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब कि ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब m बराबर n हो। और m बराबर n कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है और m बराबर n है, मतलब मैं बोल सकता हूँ a का ऑर्डर m क्रॉस m, और m क्रॉस m का मतलब a क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो a का ऑर्डर अगर m क्रॉस m है तो b का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस m। मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो मैट्रिक्स कम्यूट तभी करेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए। स्क्वायर तो होना ही चाहिए, मतलब ए का ऑर्डर m क्रॉस m है तो b का भी m क्रॉस m ही होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि हेयर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर का होना चाहिए, तभी ए बी बराबर बी ए पॉसिबल है। मतलब कोई दो मैट्रिक्स तभी कम्यूट कर सकता है जब वह स्क्वायर तो होना ही चाहिए, लेकिन स्क्वायर में भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जैसे कोई बच्चा ये भी बोल देगा कि ए का ऑर्डर सर 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो दोनों तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर तो डिफाइंड ही नहीं होगा ए बी और बी ए। तो स्क्वायर के साथ साथ क्या दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया तुम्हारा कम्यूट और एंटी कम्यूट पहला और दूसरा नो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट में कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब क्या है कि अगर कहीं पे लिखा है आपको a इंटू बी प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना, मैं ये मान रहा हूं कि जितने भी यहाँ ए बी ए सी जितने भी है सब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ये मान कर मैं सारा नोट्स लिख रहा हूँ। तो इसको तुम लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी। अब ये चीज ध्यान देना कि मैंने लिखा है ए बी प्लस ए सी, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा ए बी प्लस सी, मतलब ऐसा नहीं कर सकते। अगर पहले है ना, अभी आगे चलकर बताऊंगा प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो उससे समझ में आएगा। अगर ए पहले है तो ए को पहले ही रखेंगे हमेशा, समझ में आ रहा है ना। अगर ए बाद में है तो ए को बाद में ही रखेंगे हमेशा। मतलब अगर ऐसा होता b प्लस सी इंटू ए होता, तो फिर इस केस में आप a बाद में तो b इंटू ए आएगा प्लस सी इंटू ए आएगा। ये सारी चीजें तभी होगा, मैं लिख देता हूं एक ही साथ, एयर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर डिफाइंड। मतलब जितने भी, मतलब ए बी बी ए सी ये सब डिफाइंड है, मतलब डिफाइंड होगा तभी तो मैं ऐसा लिख भी सकते हैं, डिफाइंड ही नहीं होगा मतलब ये अंडरस्टूड मानकर हम लोग ये नोट्स लिख रहे हैं कि सारे डिफाइंड है। दूसरा चीज कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशंस भी, अब अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है तीन मैट्रिक्स, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो देखो बेटे कि अपने को बोल दिया नेक्स्ट नोट कि ए बी सी है, ऐसा लिखा हुआ, तो आप इसको इंटरचेंज तो नहीं कर सकते। मतलब वी कैन नॉट राइट दिस कि ऐसा मैं इसको लिख दूं कि भाई बी ए सी लिख दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि ए बी है तो उसको तुम बी ए तो लिख नहीं सकते हो, जनरली इक्वल नहीं होता, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, जैसे ए बी सी का मतलब क्या है, बी सी के आगे ब्रैकेट है, मतलब बी और सी का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए में करना। तो इस चीज को आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो रिजल्ट आया उसको सी में, ये वैलिड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे कि यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लिकेशन है सब डिफाइंड, मतलब कंफर्मेबल और मल्टीप्लिकेशन है। ऑलराइट, ये था नेक्स्ट नोट। दूसरा कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स या दोनों मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा, ऐसा नहीं। समझते हैं क्यों? जैसे यहां देखो, अगर मैं बोला कि ए बी बराबर जीरो है, ए बी बराबर मतलब ए मैट्रिक्स था, बी भी एक मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई किया जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया। तो दिस डज नॉट इंप्लाई, है ना, ये डज नॉट इंप्लाई, ये इंप्लाई नहीं करता कि आइदर ए जीरो हो जाए और बी जीरो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ए और बी को बिना जीरो मैट्रिक्स, बिना नल मैट्रिक्स हुए भी दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको दिखाता हूं, देखेंगे। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है 4 0 0 0 एंड एक बी दूसरा मैट्रिक्स है 0 0 0, उसको ले लो -4, ठीक है, ऐसे लेंगे। अब मुझे इस केस में बोला गया कि ए बी फाइंड आउट करो, तो चलो ए बी फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? 4 0 0 0 फिर 0 0 0 -4 बराबर है। मुझे ये भी बताना, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चलो एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? तो कुछ नहीं करो, यहाँ से पहले देखा डिफाइंड है तो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइंड हो गया। तो यहाँ से लिया, ठीक है ना, यहाँ से रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 1 को करो तो 4 into 0 एंड 0 into 0 कितना हो गया 0, तो पहला एलिमेंट 0। फिर इसका इससे हो गया, अब इसका इससे करो तो 4 into 0 0 into -4, तो 4 into 0 0 0 into -4 वो भी 0, तो दूसरा भी 0। अब इसको यहीं क्यों लिखा? बिकॉज रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, यहां नहीं लिख सकते इसको, यहां तो अब रो 2 हो गया ना, तो रो 2 से जो मल्टीप्लाई होकर बनेगा वो आएगा। अब रो 2 लिया, रो 2 का इससे और इससे कर दो, तो 0 into 0 0 0 into 0 0 0, फिर इससे करो तो 0 into 0 0 0 into -4 0, तो ये भी 0। अब बेटे यहां पर ध्यान से देखो कि क्या हुआ कि क्या ए मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है, बिकॉज नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या क्या होता है? देखो, इसीलिए स्टार्टिंग के लेक्चर में अपन ने उतने सारे नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, ये सब इसीलिए पढ़े हैं, जो अब उसके टर्म्स यूज होंगे तो वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स। तो क्या ए एक नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो जीरो है ही नहीं। देखो यहाँ यहाँ 4 है। फिर बी क्या नल मैट्रिक्स है? तो बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर ए नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी ए इंटू बी क्या है? नल मैट्रिक्स। तो यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या कि अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि A को जीरो या फिर B को जीरो होना पड़ेगा। विदाउट जीरो हुए भी वो जीरो हो सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर जीरो होता कोई एक, तो अगर एक कोई जीरो है तो जीरो ही होगा, है ना? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नोट वही है अपना, देखो समझो क्या है 6, नोट नंबर 6 क्या मैं लिख रहा हूं इसमें कि इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
ये लिख दिया हूं, सारा मल्टीप्लिकेशन इसमें डिफाइंड है। देन उस केस में फर्स्ट वन a इंटू जीरो, a इंटू जीरो मैट्रिक्स मतलब a मैट्रिक्स इंटू नल मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स, ये सब के सब जीरो मैट्रिक्स आएंगे। मतलब इट्स लाइक कि जीरो मैट्रिक्स है ना। जैसे देखो अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो कि a मैट्रिक्स ले लिया -1 2 4 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स से करने का मतलब क्या होगा कि सारा एलिमेंट जीरो होगा। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो 0 0 0 0, इसको मारो जीरो, सब क्या आ जाएंगे 0 0 0 0, यही आना है। या फिर इसको इधर रख के करो फिर भी जीरो ही आना है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, इसीलिए मैं पहले ही लिख दिया हूं, तो उस केस में ये होगा। दूसरा कि अगर उस मैट्रिक्स को आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बताया था कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, है ना। उसके लोअर सबस्क्रिप्ट में ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर डिपेंड करेगा कि ए का ऑर्डर क्या है, मतलब डिफाइंड है। तो किसी मैट्रिक्स को उसके किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा वो मैट्रिक्स ही आएगा अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पे डिफाइंड हो। अच्छा, अब तुम एक चीजें यहां पर फिक्स हो जाएगी, क्या बेटे, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बता चुका हूं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए 1 हो जाए और बाकी सारे 0 हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया 2 ऑर्डर का, तो अब जो मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई करूंगा वो भी इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, है ना। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर होगा। अच्छा, मतलब 2 क्रॉस 2 का है ये, तो इसका मतलब इसमें 2 रो तो चाहिए, जैसे कोई भी ले लो, यही ले लो -1 2 4 3। इसको मल्टीप्लाई करके आप देखो बेटा यही आ जाए, करके देखो 1 इंटू -1, ठीक है, फिर क्या हो गया -1, फिर 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 क्या होता है 0, बच क्या जाएगा -1, तो इसका इससे हो गया, फिर इसका इससे करो तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 3 0, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसका इससे और इससे करो, तो इससे करोगे तो 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 4 4, तो क्या आ जाएगा 4, 0 प्लस 4। फिर इसका ऐसे करोगे तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 3, तो यहाँ 3 आ गया। तो दिख रहा है यही मैट्रिक्स आ गया। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा अगर मल्टीप्लिकेशन वैलिड है तो, बराबर है। दूसरी बात, जीरो मैट्रिक्स से करोगे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन अगर वैलिड है तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है उसको मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है ना। जैसे एडिशन में बताया था मैं कि दो मैट्रिक्स, एडिशन में मैंने ये चीज बताया था, रिकॉल करा था कि अगर आपको डिटरमिनेंट बताना है a प्लस बी का, तो वो इक्वल जनरली नहीं होता है डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट, जनरली ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये वैलिड है। मतलब क्या है, नेक्स्ट नोट वही, नोट नंबर 7 कि डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान से देखना, क्या डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, बराबर। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहो, मतलब कहीं पर ऐसा लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी डिटरमिनेंट, तो उसको तुम मल्टीप्लिकेशन पे सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कंडीशन क्या है कि यहाँ पर a और b का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर जो a और b होगा वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो उसका डिटरमिनेंट अलग अलग डिफाइंड होगा, बराबर है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है a और b,
ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। ऑलराइट, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, अब कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी है बेटे, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करता हूं, देन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन इट। ठीक है ना, क्या है, नेक्स्ट नोट से जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 टर्मिनोलॉजी, ये चीज आगे आएगी, बट अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्या, सबसे पहला चीज जो मैं बता रहा हूँ, मतलब चलो इसको एज ए नोट नंबर 8 में ही लिख लो। नोट नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट पहला है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ी, मतलब आगे चलकर काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स। अभी के लिए बस 2-3 पॉइंट बस समझा रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स ए का, है ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड इफ, किसी भी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कब डिफाइंड होगा। इनवर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, मतलब वो आगे चलकर डिटेल्स में बताऊंगा। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कहीं पर लिखा है x की पावर -1, इसको अपन क्या लिखते हैं 1/x, कुछ ऐसा, या फिर x इंटू एक्स की पावर माइनस, मतलब x और x का इनवर्स, तो क्या होता है 1। तो कुछ इस टाइप से आप रिलेट करके समझ सकते हो। अभी बस ज़्यादा मत इस पर डिटेल में, बहुत टॉपिक अपने आप में, उस वहाँ पर डिस्कस करूँगा इसी मैट्रिक्स में। अभी के लिए इतना, क्योंकि इसका जरूरत है नेक्स्ट नोट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड इफ, तभी डिफाइंड होगा पहला कि ए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर तो होना चाहिए, स्क्वायर में भी बहुत सारे मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होना चाहिए, ए शुड बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्यों बोला, अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैं पहले बता चुका हूं। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0, और अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर होता है। समझ में आया। तुम इसको ऐसे भी रिलेट, मतलब याद रखने के लिए, बस याद रखने का, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि x की पावर -1 तभी डिफाइंड होगा जब x 0 नहीं, क्योंकि 1/8 कब डिफाइंड हो, 0 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली a इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब 1/a मतलब कि इसको 1/a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तुम ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस 2 चीजें, इनवर्स तभी डिफाइंड होगा, पहला स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी तो उसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट की बात क्यों करेंगे, क्योंकि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होना चाहिए कि दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स होता कैसा है, मतलब इनवर्स में एक चीज होता है कि जैसे x इंटू एक्स की पावर -1 1 होता है, तो ऑन द सिंगुलर कंसेप्ट a इंटू ए इनवर्स, या फिर a इनवर्स इंटू a, 1 तो मैट्रिक्स में बोलते नहीं है, तो 1 को क्या आई, मतलब यूनिट, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आप लोग अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक है। इनवर्स क्या है, कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं, सारे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। दूसरा बी पार्ट, एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन, ये भी बार बार आएगा, ये आपको वेक्टर में भी काम है, प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब समझते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग है। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर आपको ऐसे लिखा है, समझो ए है ना, और मान लिया ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर चलो कोई भी मैट्रिक्स है। चलो अब मैंने बोला इस ए को बी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर, तो प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि बी जो है इसके पहले आएगा,
और अगर मैं बोला कि पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो बी इसके बाद जाएगा। मतलब क्या है, अब देखो प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट, तुम सोच रहे हो सर सिंपली मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं बोलो, तो चेंज हो जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, अब मैंने इसको एक नया मैट्रिक्स C से प्री मल्टीप्लाई किया, तो C से अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे मतलब पहले, तो क्या आएगा CA प्लस CB आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको क्या बोलेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया तुम्हारा प्री मल्टीप्लाई बाय C मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसी C मैट्रिक्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करूं, A प्लस बी एक मैट्रिक्स है, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब C बाद में, तो यहां क्या आ जाएगा A इंटू सी, और फिर क्या आएगा प्लस B इंटू सी। यहां पर क्या हुआ, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। प्री मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है तो प्री मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऐसे होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर आप प्री मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो तीसरा केस कि कहीं पर लिखा है A बराबर B मैट्रिक्स, मान लो लिखा है, अब मैंने एक C मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, तो प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि C पहले होगा इधर भी और C पहले इधर भी होगा, तो यहां C से प्री मल्टीप्लाई हुआ, C प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी केस में बोल दिया कि A बराबर B है और C से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब AC, तो B के बाद भी C लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। अब यहां पर C इंटू B लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा प्री मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया तुम्हारा पोस्ट। अब ये सारी चीजें का यूज नेक्स्ट नोट में कैसे हम करते हैं समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको आप लोग ध्यान में जो भी बताने जा रहा हूँ, इससे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ये दो टर्मिनोलॉजी आपको बताया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी इनवर्स नहीं सीखा है अपन ने, बस इतना समझा है कि इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, मतलब कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब नॉन सिंगुलर मतलब स्क्वायर होना चाहिए, डिटरमिनेंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा प्री मल्टीप्लिकेशन बोल। अब जैसे क्या है नेक्स्ट नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर 9 है ना। जैसे मान लो अपने को दिया है कि इफ AB बराबर AC एंड A is a non-singular। अच्छा, सिर्फ नॉन सिंगुलर बोल दिया तो स्क्वायर पक्का होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो नॉन सिंगुलर होता है। इफ A is a non-singular matrix then B बराबर C होगा। अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमेशा नहीं होगा कि AB बराबर AC है भैया, A से कट कर दिया B बराबर C होगा, ये तो पॉसिबल ही ना, हमेशा नहीं है ऐसा ठीक है ना, ये गलत है। हाँ, कब होगा, जब A नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर क्यों बोला गया, इस लॉजिक को समझने के लिए मुझे अब इस दोनों टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना। अच्छा, कोई बच्चा को कंफ्यूजन है कि सर ये क्यों नहीं होगा, तो मैं ये भी प्रूव कर देता हूँ। देखो AB बराबर AC है, तो तुम मान लो कि AB ऐसे कैंसिल नहीं करते, देखते हैं क्या है पॉसिबल है, तो A इसको इधर ले आया, फिर A कॉमन ले आया, तो क्या आ गया B माइनस C बराबर 0। अब इस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो अभी मैंने बोला एक नोट्स में कि A इंटू B अगर 0 है, दैट डज नॉट इम्प्लाई कि A 0 होगा और B 0 होगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि A 0 ही हो जाए और B माइनस C भी 0 हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो यहाँ से B बराबर C भी नहीं है, तो इसीलिए हम ऐसा डायरेक्ट B बराबर C नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, अच्छा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस एक दिया है तभी लिखा है, क्या कि अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर A नॉन सिंगुलर है बेटे, है ना, इसका प्रूफ की अगर बात करो, देखो तो A क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
तो अगर A नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मतलब A इनवर्स विल एग्जिस्ट, है ना, या डिफाइंड होगा। A इनवर्स विल बी डिफाइंड, है ना। अच्छा, अब A इनवर्स डिफाइंड होगा, मतलब A इनवर्स हम ला सकते हैं इस यहां इसी का। तो हमने क्या किया, जो गिवन है क्या था, AB बराबर AC था। तो इस AB बराबर AC में सिंस A का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या सोचा कि इसको दोनों साइड, बोथ साइड A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। ये आ गया, ये आ रहा है, तो A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। करो तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो, ये AB था तो पहले लिखेंगे A इनवर्स, तो यहां पहले किया तो इधर भी पहले ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उधर बाद में लिख गया, गलत हो जाएगा। अब तुम देखो A इनवर्स इंटू A क्या होता है, यहां से देखो A इनवर्स इंटू A हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये हो गया आइडेंटिटी इंटू B। ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू C। ये चीजें क्लियर हुई क्या? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब फिर एक नोट्स अभी जस्ट बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही बचता है। तो I इंटू बी क्या आ जाएगा, B, और I इंटू C। तो यहां से हेंस प्रूफ हो गया क्या कि B बराबर C होगा। लेकिन ये कब हुआ बेटे, अगर यहां पर जो मैंने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तभी तो रिजल्ट बना। A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई तभी कर पाया बिकॉज A क्या था, नॉन सिंगुलर। अगर मान लो A नॉन सिंगुलर वो नहीं बोलता तो क्या हम A इनवर्स से कर पाते? नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते तो क्या ये रिजल्ट आता? नहीं आता। दैट मींस कि ये तभी वैलिड होगा जब A क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। गुड। अब यहां पर देखो कोई बच्चा सोच रहा है सर इसका मतलब अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमेशा AB बराबर AC को हम B बराबर C लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। लेकिन क्या सर अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, और BA बराबर CA है, तो क्या इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, B बराबर C बोल सकते हैं? तो इस केस में भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या सर मान लो AB बराबर CA है, तो क्या इस केस में हम B बराबर C बोल सकते हैं? तो यहां पर नहीं बोल सकते, क्योंकि A यहां पर नॉन सिंगुलर हो भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे तो A इनवर्स इंटू A I हो जाएगा, लेकिन यहां पर A इनवर्स इंटू C आएगा, क्योंकि एक अगर प्री मल्टीप्लाई किया हो तो दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर पोस्ट मल्टीप्लाई कर। तो इस केस में मतलब AB बराबर CA है तो B बराबर C नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि या तो दोनों केस में A पहले हो या फिर दोनों केस में A बाद में हो, तभी B बराबर C हो सकता है। एक में पहले एक में बाद में तो B बराबर C नहीं हो सकता, चाहे क्या A नॉन सिंगुलर हो भी तभी नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके टर्मिनोलॉजी थे नोट्स पे बेटे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम।